शादी के कुछ अरसे बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिली। खुशहाल घराने में शादी होने के बाद ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। पति रोज़ के रोज़गार थे, ससुराल में एक बूढ़ी सास थी। पति दूसरे देश में काम करते थे और शादी के बाद वहीं चले गए। सास और मैं अकेले होते थे, घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरी सास ने मेरी शादी से पहले ही घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। उस घर के किराएदारों से मेरी कोई ज़्यादा बोलचाल नहीं थी। मेरा बच्चा हुआ तो उसे मेरी सास ही संभालती थी। बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी सेहत ख़राब होने लगी। धीरे धीरे कमज़ोरी महसूस होने लगी। थोड़ा सा काम करके ही मेरा वजूद वज़नी हो जाता और देखते ही मुझे नींद आ जाती और जब मैं उठती तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी होने लगी थी। मेरी सास बहुत अच्छी आदत की औरत थी। वह घर का सारा काम खुद ही करती। 2 लोगों के काम बहुत ही कम होते थे, लेकिन अपनी सास को काम करते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता कि कितनी अच्छी औरत है कि सारे घर का काम खुद ही करती हैं। वरना और सास भी होती हैं जो सारे घर का काम कराती हैं और आगे से ताना भी देती हैं। मेरे आराम के लिहाज से ये बात बहुत अच्छी थी कि मेरी सास मुझे परेशान नहीं करती थी। पति हर महीने बहुत सी रकम खर्चे के लिए भेज देते। गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। ऊपर वाले हिस्से का किराया जो था उसको सास अपने पास रखती थी। मेरे पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे थे। मुझे दौलत या किसी और चीज़ का लालच नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर मेरी तबीयत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टरों को भी दिखाया मगर सब ने दवाइयाँ दे दी। मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने कहा कि पहले बच्चा है, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही सोचा कि यही वजह है, इसलिए मैंने नींद की गोलियां भी लेनी शुरू कर दी कि सोने लगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। किसी भी अम्ल का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं अब ज़्यादातर अपने कमरे में ही खामोश बैठी रहती। मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा मेरी सास संभालती। मुझ में हिम्मत ही नहीं होती कि खुद से आगे बढ़ूं और घर की जिम्मेदारी को संभालूं। घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल हट चुकी थी, लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैं जब ये बातें सोचते उलझ जाती। मेरी दोस्तों की भी बच्चे थे। मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि सबके साथ यही होता है क्या, या मेरे साथ ही मसला हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले अपने मायके रहने चली गई। 2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने उनके घर गई। हाल चाल पूछने के बाद मैंने अपने दोस्त को अपनी तबीयत का बताया तो उसने कहा कि ये सब तो पहली बार सुन रहे हैं। हालांकि उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे और माँ तंदुरुस्त थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और ऐसी तबीयत की वजह से डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। मेरी चाची ने मुझसे कहा कि हो सकता है कि तुम पर किसी ने काला जादू करवाया हो, तुम मेरे साथ पीर बाबा के पास चलो। मैं इन सब चीज़ों को यकीन नहीं करती थी, इसलिए मैंने चाची को मना करते हुए कहा कि चाची ये सब चीज़ें बेकार होती हैं और मैं इन पर एतबार नहीं कर सकती हूँ। शायद मेरा केस कुछ अलग सा हो और मेरी तबीयत मौसम की वजह से ख़राब हो रही हो। अब मैं यहाँ पर आई, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लेटने बिस्तर पर गई तो मेरी सोच वहीं पर चलने लगी कि शायद चाची ठीक कह रही हों। मगर मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा बुरा क्यों चाहेगा। मैं अपनी सोचों की जंग लड़ते हुए सो गई। अगले दिन मैं ससुराल वापस आई। मैं जब से वापस आई थी तो खुद में तब्दीली सी महसूस कर रही थी। घर का सारा काम मैंने खुद किया और अपने बच्चे को नहलाकर सुला भी दिया। मुझे आज काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। रात का खाना बनाने के बाद मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। मैं गिरती उससे पहले किसी ने मुझे थाम लिया। मैंने खुली खुली आंखों से देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं फ़ौरन अपने सहारे खड़ी हो गई। आप कौन? एक अनजान मर्द को अपने घर में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। वह शख्स मेरी बात का जवाब देता तभी मेरी सास आई, बोली, ये अमन है, हमारे किराएदार का बेटा, ये कुछ देने आया है। मैंने एक नज़र अमर को देखा और अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात सोच कर हैरत हो रही थी कि मेरी तबीयत अचानक से क्यों ख़राब हो गई और चक्कर आ जाना ये तो पहली बार हुआ था। अक्सर जिस्म दर्द करता था या मैं थकावट महसूस करती थी, लेकिन आज मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। सोचा कि जाकर चाय बना लूं, मगर बाहर कोई मर्द है, मुझे उसके पास दोबारा जाना मुनासिब नहीं लगा। मैं डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ लेकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद करवट बदलने के बाद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि बाहर निकल कर कुछ टहल लूं। मैं अपने बच्चे की साइड में तकिया लगाकर बाहर चली गई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी।
मुझे सहन में टहलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। अब मुझे सर्दी लग रही थी। मैं वापस जाने के लिए पलटी, मगर जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी मैं डर गई। मुझे उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास वहाँ पर होंगी। मेरे पूछने से पहले ही मेरी सास ने कहा, बहू वहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने भी जवाब दे दिया, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी जिसे बताने में कोई परेशानी हो। मैंने कह दिया कि दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर खड़ी हो गई। सास ने कहा कि इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, चलो अंदर। मेरी सास का एकदम बदलता हुआ लहजा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि अचानक से क्या हो गया, मगर खैर मैं जल्दी अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आई और बोली, दिखाओ मैं तुम्हारी मालिश कर दूं, हो सकता है कि तुम्हें ठीक महसूस हो। मैंने कहा, नहीं आप रहने दो, मैं ठीक हूँ और आप भी आराम करो, रात हो गई है। मगर मेरी सास जिद करने लगी कि मैं मालिश कर दूंगी। मैंने भी कहा ठीक है कर दो, मगर मुझे हैरत उस वक्त हुई जब सास बाहर गई और वापस आई तो उन्होंने बुर्का पहन रखा था। मैंने पूछा कि बुर्के में क्यों मुँह छुपा हुआ है, तो वे बहुत भारी आवाज़ में बोली कि मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं पर्दे में हूँ और तुम अब ज़्यादा बहस मत करो और चुपचाप लेट जाओ। मैं खामोशी से गई और मेरी सास मेरी मालिश कर रही थी। उनके हाथ बहुत ज़्यादा सख्त लग रहे थे, मगर मैंने ये बात सास से नहीं कही। मेरी आंख लग गई। मालिश से मुझे काफ़ी हद तक सुकून मिला। अगली सुबह मैं उठी तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। मैंने फुर्ती से सारे घर के काम कर लिए। मेरी सास आज सूजी का हलवा बना रही थी। मैंने पूछा कि क्यों बना रही हो, तो उन्होंने बताया कि कल वे हमारी पड़ोसन के साथ एक मौलवी के पास गई। उस पीर बाबा को मैंने बताया कि मेरी बहू बच्चे के बाद से काफ़ी बेचैनी महसूस कर रही है, तो उसने मुझे तेल दिया जिससे मैंने तुम्हारी मालिश की थी, और ये सूजी का हलवा तुम्हें रोज़ सुबह खिलाना है। ये अमल तुम्हें 1-2 हफ्ते करना है। अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरी सास कितनी अच्छी औरत है, मेरी फ़िक्र में घुल रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। खाने के बाद मुझे खुद में ताकत सी महसूस हो रही थी। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। रात होते ही मेरी सास बुर्का पहनकर मेरे कमरे में आई और मालिश करते हुए मैं सो गई। अगली सुबह भी हलवे की खुशबू मेरी नाक से टकराई और दिन भर काम के बाद फिर रात को मालिश। 1 हफ्ता लगातार यही सिलसिला चलता रहा। मैं इस बात से तंग आ गई। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना। सास ने कहा कि नहीं, ये अमल नहीं रोक सकते वरना बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी सास से कहा कि क्या बुरा होगा। मुझे अब इन सब चीज़ों से उलझन होने लगी। अब मैं मालिश वगैरह कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये बातें सुनकर मेरी सास चुप हो गई और मैं अपने कमरे में चली गई। फिर मेरे पति का कॉल आया। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अम्मी के साथ गांव चली जाओ। मैंने कहा कि अचानक गांव क्यों जाना है, तो मेरे पति ने कहा कि वहां पर शादी है मेरे चाचा के बच्चों की, तुम भी उन सब से मिलना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। कुछ तैयारी करने के बाद सास के साथ गांव चली गई। वहाँ सब बहुत अच्छे से मिले और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। फंक्शन वगैरह का इंतज़ाम था। मुझे इस घर में पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी। मैं ऊपर कमरे में जा रही थी जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो मगर कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरा वहम है। फिर कोई साया लहरा कर गायब हो गया। मैं डर गई। मुझे यहाँ बहुत अजीब डर लग रहा था। मैंने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, अपने बच्चे को खुद से लिपटाया। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। बैठे बैठे अचानक नींद आने लगी और मैं सो गई। अचानक सांस की आवाज़ें आते ही मैंने नींद खोली। कमरे में पूरी तरफ अंधेरा था, लेकिन धुआं धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। मैं घबरा कर उठ बैठी। कमरे की खिड़की खोली तो तब जाकर धुआं दूर हुआ और मुझे कुछ साफ नज़र आने लगा। मैंने वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त धुएं का क्या काम। फिर मुझे याद आया कि यहाँ बूढ़े लोगों को रात में आग सेकने की आदत होती है, मगर इस वक्त तो उनकी आधी नींद हो जाती है। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं सब, फिर कौन इस वक्त आग जलाएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर देखा जाए। अपनी सोच पर अमल करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई, मगर घर में बिल्कुल सन्नाटा था। सब कमरों के दरवाजे बंद हुए थे। एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी को पूरा घर में रोशन हो रही थी। असल वजह धुआं था जिसकी वजह से मैं बाहर आई थी। मैंने आंखें घुमाकर इधर उधर देखा तो मुझे नीचे की मंजिल के कमरे से धुआं नजर आया।
लेकिन बंद कमरे में आग कौन लगाएगा। मुझे लगा कोई गलती से कमरे में आग न लग गई हो, शायद किसी को इस बात की कोई खबर ना हो। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चलती हुई नीचे चली गई। नीचे जाते ही सामने का मंजर देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। ये सब देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रात के इस टाइम में एक औरत और दूसरा कोई शायद मर्द था जो रात को आग जलाए हुए थे और एक दायरा बनाए हुए उसके अंदर बैठे थे। उन दोनों ने मेरी तरफ से पीठ की हुई थी। मैं उनके चेहरे नहीं देख पाई थी, मगर उन लोगों के चलते हुए हाथ मुझे नजर आ रहे थे। वे लोग कोई पानी जैसी चीज़ आग में डाल रहे थे, मगर मैंने गौर से देखा कि कोई लाल लाल रंग का पानी था। नहीं, वे पानी नहीं, शायद वो खून था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख की आवाज़ को दबाया और मैं खौफ से काँप रही थी। अचानक मैं पीछे की तरफ चलती हुई गुलदान से टकरा गई। तभी मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। अपने कमरे में जाकर मैंने अच्छे से दरवाज़ा बंद किया और अपने बच्चे को लेकर एक कोने में बैठ गई। खौफ से काँप रही थी। क्या था ये सब कुछ और ये कौन थे लोग जो ये सब कर रहे थे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मेरे पसीने छूट गए। मुझे लगा कि शायद उन लोगों ने कोई एक होगा जो मुझे मारने के लिए आया है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब न जाने मेरे साथ क्या होगा। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने अपनी सांस को देखकर मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने सोचा क्यों ना अपनी सांस को बता दूं, लेकिन मैं खामोश रही। सांस ने मुझे कहा कि इतनी देर क्यों करी तुमने दरवाज़ा खोलने में? तो मैंने कहा कि मैं सो रही थी। सांस ने कहा क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कुछ सोचते हुए कहा कि नहीं अम्मा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अम्मा तबीयत का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और फ़ौरन शहर की तरफ रवाना हो गई। मैं खुश थी कि मैं उस गंदे से घर से पीछा छुटा आई हूँ। अम्मा जी मेरा विश्वास न करती, इसलिए झूठी तबीयत का बहाना करके मैं वहाँ से लेकर आ गई। अम्मा को अब मैं वहाँ पर जाने का दोबारा सोच भी नहीं सकती थी। कुछ सोच मेरे दिमाग में चल रही थी। घर आकर मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मी के घर चली जाऊँ। तो मेरी सास ने कहा कि बहू तुम क्यों नहीं समझती हो, ये तुम्हारा घर है। तुम अपने ससुराल को वक्त दो, बच्चा बड़ा हो रहा है। अगर तुम आए दिन मायके के लिए तैयार रहती रहोगी तो अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगी? कब तक मैं अपने कंधों पर ये जिम्मेदारियां संभालती रहूँगी? मैं तो हैरान थी कि मेरी सास ने आज से पहले मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की और आज मैंने सोचा कि शायद उनकी उम्र की वजह से उनसे काम वगैरह नहीं हो रहा है और वे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने सारा घर उनके सर पर ही डाल दिया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी गलती है। मैंने कुछ सोचते हुए घर के काम करने शुरू किए। कपड़े वगैरह धोए, खाना बनाया और अपने सास को खाना दिया और ख़ुद मैं कमरे में आराम करने के लिए आ गई। पता नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई और मैं रोने की आवाज़ पर उठी। मेरा बच्चा जो कि पलंग पर मेरे साथ सो रहा था, अब वहाँ पर नहीं था। पल भर में मेरी नींद उड़ी। मैं फ़ौरन अपने बच्चे की तलाश में निकली। बाहर मेरा बच्चा अकेला लेटा हुआ था और रो रहा था। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर मेरा दिल रोने लगा। मैं फ़ौरन उसको उठाते हुए चुप कराने लगी। इतने में मेरी सास से कमरे से बाहर आई। मैंने उनको देखा तो मैं गुस्से से बोली, अम्मा आप कहाँ थी? कब से मेरा बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अरे बहू मैं तो बस 1 मिनट पहले अपने कमरे में से चश्मा लेने गई थी। ये कब रोने लगा मुझे नहीं पता चला। मैं गुस्से में अपने बच्चे को लेकर कमरे में आ गई। पता नहीं आज मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। लाख छुपाया लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। अब मुझे परेशानी होने लगी। मैं जब बहुत देर तक अपने बच्चे को चुप ना करा सकी तो सास के कमरे में आकर मेरे बच्चे को चुप कराने लगी। वे चुप तो हो गया मगर परेशान था। मैंने अपनी सास से कहा शायद उसके पेट में दर्द हो। सास ने भी कहा कि हाँ हो सकता है। उन्होंने हमारी किराए वाली को आवाज़ दी और उसको हमारे साथ आने के लिए कहा। वे दोनों मेरे बच्चे को ले गई। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने अपने पति को फ़ोन करके बताया कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने कहा कि अम्मा से हुई है बात, तुम परेशान मत हो, बच्चों के साथ ऐसे अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी आ जाएंगे तो तुम मुझे बता देना खैरियत। और अल्लाह से अपने बेटे की खैरियत की दुआ मांगी। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी सास और मेरा बच्चा घर आया। 1 घंटे का इंतज़ार बहुत बेदर्द था। अपनी सास के आते ही बहुत सारे सवाल और अपने बच्चे को सुकून से सोता देखकर मेरी जान में जान आ गई कि डॉक्टर ने बताया है उसको पेट में दर्द था, इसी वजह से रो रहा था।
ये दवाई देनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपने बेटे को वे दवाई अपने हाथ से दे रही थी। 2 दिन के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मेरी तबीयत पहले की तरह ख़राब होने लगी। मैं अगर सोती तो सारे दिन सोती ही रहती। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रही थी। सास को जब बताया तो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि ये सब आम सी बात है। सास भी बेफ़िक्र हो गई। पति से बात की तो उसने भी डॉक्टर का मशवरा दिया और कहा कि आराम करो। कब तक आराम करूं, मैं थक जाती हूं। आराम करते करते ये बात कोई समझता ही नहीं था। मैंने सास से कहा कि मुझे अपने मायके जाना है, हो सकता है वहाँ कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखाने से मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। ये सब सुनकर मेरी सास अचानक गुस्से में आ गई। वाह वाह, क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? जाओ, वहाँ जाकर तुम हमें बदनाम करना चाहती हो कि सास ने बहू को बीमारी की हालत में घर से निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मगर मेरी सास ने तो मुझे किसी भी खाते में ना लाते हुए बोली कि जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब ही चली जाना। मैं खामोश हो गई। उनकी बात को समझना मेरी समझ से बाहर था। मैं आज अपने कमरे में लेटे लेटे थक गई। मैं बाहर सहन में टहलने के लिए गई। अचानक मेरी नज़र सामने खड़े अमन पर पड़ी। वे मुझे देख रहा था और मैंने उसे देखकर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा लिए। मेरी सास ने कहा कि वे पड़ोसन के साथ पीर बाबा के पास जा रही हैं। मैंने कहा ठीक है। शाम के वक्त मेरी सास घर वापस आ गई। मैंने कहा कि क्या कहा है पीर बाबा ने? तो उन्होंने बताया कि ये सब शायद किसी दबाव की वजह से हो रहा है। ये पड़ा हुआ तेल और चीनी दी है, इस तेल का इस्तेमाल करना है और ये चीनी भी खाने में इस्तेमाल करनी है। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, जो आपको ठीक लगे। मेरी सास ने मेरी मालिश की और मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे खीर बनाकर खिलाई। 2 दिन बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। सुबह मैंने घर के सारे काम किया और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाला। मेरी सास घर के किसी काम को हाथ लगाती तो मैं उन्हें रोक देती थी। मेरे पति का फ़ोन आया। उनसे बात करने के बाद मैंने पूछा कि वे कब तक आएंगे। मेरे सवाल पर उन्होंने कहा कि वे आ जाएंगे, बस तुम अम्मा और अपना ख्याल रखो। शाम को मैं सहन में चारपाई बिछा रही थी जब अचानक अमन मेरे पास से होकर अंदर घर में चला आया। मुझे उस इंसान से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। उसकी आंखों में न जाने क्या था जिसको मैं महसूस करके मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं अपने कमरे में जाने लगी जब मेरी सास ने कहा बहू हमारे लिए चाय बना दो। मैं खामोशी से बाहर सिराने में उनकी बातें सुन रही थी। चाय देने के बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, अमन मुझसे बोला भाभी जी कैसी तबीयत है आपकी? मैं उसके सवाल पर घबरा गई और नॉर्मल होते हुए जवाब दिया जी भाई ठीक हूँ। ये बात कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। दिन भर काम करने के बाद मैं थक गई थी, मगर सोने से डर लग रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैं लेट गई तो बहुत गहरी नींद सो जाऊंगी। नींद तो मुझे वैसे भी आ जाती है, ऐसे ही मुझे बैठे बैठे आ गई। मगर जब मेरी आँख खुली तो अंधेरा हो चुका था और बाहर गई जहाँ मेरी सास बच्चे की मालिश कर रही थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। उसने मुझे देखा और कहा कि बहू आज मैं तुम्हारी मालिश करूँगी। मैंने कहा कि रात का खाना खाने के बाद मैं अपने बेटे को सुलाते हुए खुद भी सो गई। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे कोई हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है मगर छू नहीं पा रहा है। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी, मगर खाली कमरा देखकर मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं आजकल पागलों की तरह क्या क्या सोचती रहती हूँ। शायद ये मेरा वहम होगा, मगर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, फिर आज ऐसा क्यों होने लगा? मैं अपनी सोचों में घूमती जब अचानक मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में तेल की बोतल देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि अम्मा मेरी मालिश करने आई हैं। मैंने कहा आप दिन भर काम करती रहती हैं, आप थक गई होंगी, इसलिए आप आराम करो, आज मैं अपनी मालिश खुद कर लूँगी। मेरी ये बात सुनकर मेरी सास के चेहरे की रंगत में सफ़ेद हुई। ये बात मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकी। मेरी सास मेरे पास आई और बोली नहीं बहू मैं ही कर दूँगी और कोई फालतू बात मत करना, इधर आओ मैं मालिश करूँ। मैं भी कुछ और नहीं कह सकी और आंखें बंद करके मालिश कराने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अपनी सास के हाथों की सख्ती बर्दाश्त नहीं हुई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे देखकर मेरी सास भी खड़ी हो गई। मैंने उनको जब बुरखे में देखा तो कहा अम्मा जी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अम्मा ने अपनी आवाज़ में कहा कुछ नहीं होता, तुम लेट जाओ। मगर मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी कि जब मुझे ही
ही मसला है तो क्यों ना बताऊं। मैंने भी बेदर्द लहजे में कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा ने कहा नहीं बहू बस लेट जाओ। मैंने अचानक से बुर्का हटा दिया मगर ये पर्दा ना तो बेहतर था। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। बुर्के के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही किराएदार का लड़का अमन छिपा हुआ बैठा था। उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अचानक से मेरी सांस कमरे में आई और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उस किराएदार के बेटे अमन को मुझे मारने के लिए कहने लगी। ये सब चीज़ें देखकर मेरी हैरत की कोई इम्तिहान न रही। मुझे मेरे बेटे के सामने मारने को बोल रही थी। मेरी सास जिस औरत को मैं इतना अच्छा समझती थी, उस औरत का ऐसा चेहरा देखकर मुझे रोना आने लगा। जैसे मैंने अपनी माँ समझा था वही मेरी जान की दुश्मन बन बैठी थी। और अमन मेरी सास की बातों पर हंसने लगा और कहने लगा कि आप मुझे से मारने के लिए बोल रही हैं जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपकी मदद सिर्फ मैंने इसलिए की कि जिससे कि मैं इसकी जान तुमसे छुड़वा सकूँ। मुझे ये पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसी वजह से मैं तुम्हारा साथ दे रहा था और मैं जानता था कि तुम इसकी जान की दुश्मन बनी बैठी हो। फिर अमन ने पूरी सच्चाई बतानी शुरू करी। अमन ने कहा कि ये तुम्हारी सास तुम्हें जान से मार देना चाहती है और इसी के लिए इसने मेरी भी मदद ली। वह मुझे पैसे देती थी। ये तुम्हें इसलिए मार देना चाहती है क्योंकि ये अपनी बहन की बेटी से अपने लड़के की शादी कराना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता था और तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। ये जब तो उस टाइम कुछ ना कर पाई, लेकिन अब ये तुम्हें पागल करके यहाँ से निकलवाना चाहती थी। इसी वजह से ये तुम्हें डराती थी। उस दिन जो तुमने गांव में देखा ये सब इसी का किया धरा था। ये तुम्हें डरा कर पागल कर देना चाहती है और ये तुम्हारे खाने में धीरे धीरे फूड पॉइजनिंग भी मिलाती आई है जिससे कि तुम बीमार रहो और तुम्हें ये धीरे धीरे दवाइयाँ भी देती थी जिससे तुम पागल हो जाओ। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इसके पास आया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसे यहाँ से पागल खाने भेजने में, इसलिए मुझे इस चीज़ के पैसे भी दिए। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ होते नहीं देख सकता था। इसी वजह से मैंने इस औरत का साथ दिया और तुम पर नज़र रखी। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने इतनी हद तक तुम्हें इस औरत से बचाया और आज तुम्हारा राज जब इसे पता चल गया तो तुम्हें जान से मार देना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर अमन ने मुझे मेरी सांस से छुड़वाया और कमरे से बाहर लेकर आ गया। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ गई और पुलिस मेरी सांस को पकड़ कर लेकर जाने लगी। तब मैंने अपनी सांस से कहा कि आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपको मैं आपका पोता देने के बाद भी आपको कबूल ना हो सकी। फिर जो सांस ने बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि मेरा बेटा भी तुझे कोई पसंद नहीं करता, उसे मेरी बहन की लड़की पहले भी पसंद थी, वह तो बस उससे टाइम पास करने के लिए पड़ गया था, लेकिन अब वह मेरी बहन की लड़की से प्यार करता है। उसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला था कि तुम्हें पागल करके पागल खाने भिजवा दूँ और फिर ये मेरी बहन की बेटी से शादी कर लेगा। ये बातें सुनकर मेरे तो कलेजा ही फट चुका था, क्योंकि एक तरफ सांस का दुख और दूसरी तरफ अपने पति की सच्चाई सुनकर मेरी जान निकल गई। मेरी सांस को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी। अब घर में अकेली और मेरा बच्चा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ ही पल में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जिस इंसान को मैंने इतना गलत समझती थी उसी ने मेरा साथ दिया, उसी ने मेरी जान बचाई और जिसे मैं अपना समझती थी वही मेरी जान के दुश्मन निकले। यही है मेरी कहानी। अब मैं अपने बेटे के साथ अकेली ही वहाँ पर रह रही हूँ। मैंने अमन से भी शादी नहीं की क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया, वह था मेरा पति, और किसी से मुझे दोबारा प्यार ही नहीं हुआ। दोस्तों, कभी कभी जो आपको दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।